अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अस्सलाम चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूँ तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया ईरान रशिया का मेल, पाकिस्तान का हुआ खेल। तो वीडियो है जिन्हें लोग भाई की वीडियो है और इनकी जो वीडियो होती है ऑथेंटिक होती है और इनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके चैनल को जरूर विजिट करें। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं? 1 2 3। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश कर दी है, लेकिन ये साजिश सिर्फ भारत या पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश है। इसकी प्लानिंग पिछले 20 साल से चल रही थी और ये अब जाकर कामयाब हुई है। और इस इंटरनेशनल साजिश में कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान अपना दोस्त समझता है, जिन्हें अपना बिरादर मुल्क कहता है। तो क्या है ये पूरी इंटरनेशनल साजिश और कौन कौन से देश पाकिस्तान के खिलाफ हुई इस इंटरनेशनल साजिश में शामिल हैं, उनकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। पाकिस्तान के खिलाफ हुई इस इंटरनेशनल साजिश का मास्टरमाइंड इंडिया है और इसमें हमारा साथ दिया है हमारे बेहद विश्वसनीय, भरोसेमंद और बेहद पुराने दोस्त रूस ने। वही रूस जिससे सस्ता तेल और गेहूं खरीदने की आस लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गए थे वहां, लेकिन बेचारे को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। वैसे अंदर की बात यह है कि रूस भी जानता है कि पाकिस्तान के लोग कितने फख्र से कहते हैं कि उन्होंने सोवियत संघ को तोड़ा है। खैर, वापस मुद्दे पर लौटता हूं वरना रास्ते से भटक जाऊंगा। इसमें तीसरा जो सबसे बड़ा साथी भारत का है वो है इस्लामिक उम्मा का मेंबर ईरान। तो मैंने आपको पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश के मास्टरमाइंड सहित 3 बड़े देशों की जानकारी दे दी। लेकिन दोस्तों, ये गिरोह सिर्फ 3 देशों का नहीं है। ये तीनों तो बड़े खिलाड़ी हैं। इसमें कुछ छोटे खिलाड़ी भी शामिल हैं। इन छोटे खिलाड़ियों को मिलाकर इस गिरोह में कुल 13 देश हो जाते हैं और इनमें से कुछ नाम तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले, जैसे उनका बिरादर मुल्क तुर्की, जैसे नया नया बिरादर बना अजरबैजान, ओमान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और यूक्रेन। वाकई ये बड़ा अफसोसजनक है कि जिस काम से पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर साइडलाइन हो गया है, उस काम को पूरा करने में टर्की या अजरबैजान या फिर ओमान जैसे जो देश हैं, वो इसमें इंडिया का साथ दे रहे हैं। और ये वो काम है आईएनएसटीसी का, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बला है, तो चलिए भाई, ये क्या बला है और ये क्या चीज है जिससे पाकिस्तान को होने वाला है बहुत बड़ा नुकसान। पाकिस्तान जारी बात है इस कॉरिडोर से बाहर है। अब देखिए ना कि ये अगर ईरान से होकर इंडिया जाता है, पर्शियन गल्फ से, तो व्हाई नॉट इट कैन कम वाया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान कोई चीज भी इंडिया नहीं जाने देना चाहता। हम इस चीज को रोकना चाहते हैं और इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस। जारी बात है एडवांटेजेस कम है और डिसएडवांटेजेस ज्यादा है इसमें। क्यों डिसएडवांटेज ये है कि भाई पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी होनी थी, हम उससे बाहर हैं। डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इसी रूट से होते हुए कहीं भी जा सकती थी और पाकिस्तान में इसी रूट से होती प्रोडक्ट्स पाकिस्तान पहुंच सकती हैं। हमें कौन रोक सकता है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे रूस से लेकर यूरोप और भारत तक कारोबार का समीकरण बदलना शुरू हो चुका है। भारत के प्रोडक्ट्स अब रूस और यूरोप तक आसानी से पहुंचेंगे। रूस के प्रोडक्ट्स को भी भारत जैसा बड़ा बाजार आसानी से मिलना शुरू हो चुका है और इन सब के बीच मौजूद ईरान सहित बाकी के 11 देश भी कारोबारी फायदा उठाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को इसमें छांट दिया गया है। तो चलिए आसान भाषा में समझिए कि आईएनएसटीसी चीज क्या है। जैसा कि इसका नाम है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर,
यानी सरल भाषा में कहूं तो एक अंतरराष्ट्रीय रास्ता या गलियारा जिसे बनाया गया है इसके सभी 13 सदस्य देशों के बीच बिजनेस करने के लिए। जाहिर है ये सभी देश एक दूसरे को अपना अपना प्रोडक्ट भेजेंगे, अरबों रुपयों की खरीद बिक्री होगी, धीरे धीरे कारोबार बढ़ेगा तो इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा। 20 साल पहले यानी मई 2002 को रूस, ईरान और भारत ने इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के एग्रीमेंट पर साइन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत, रूस, यूरोप, पर्शियन गल्फ को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ना, जो कि सुरक्षित भी हो और सस्ता भी हो। अब इस कॉरिडोर के जरिए रूस, अजरबैजान और ईरान होते हुए भारत के साथ आपस में जुड़ गया है। इस रूट की कुल लंबाई 7,200 किलोमीटर की है। इसके जरिए हिंद महासागर, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ जुड़ गया है। इस कॉरिडोर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क, रेल और समुद्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे अभी इस पूरे कॉरिडोर का काम जो है वो 100% पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इस कॉरिडोर के जरिए कारोबार शुरू हो चुका है और रशिया से एक शिपमेंट चला था वो ईरान के रास्ते होते हुए भारत के मुंबई पहुंच चुका है। रेलफ्राइट.com की यह खबर इसी साल 18 जुलाई की है, जिसमें बताया गया है कि रूस से चला पहला रेल शिपमेंट भारत के मुंबई में पहुंच चुका है। यह मालगाड़ी रूस से चली, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान के सारक्स रेलवे स्टेशन पहुंची, फिर इसके सामान को पानी के जहाज से मुंबई भेजा गया। जब यह ट्रेन सरखास रेलवे स्टेशन पहुंची थी तो ईरान के रोड्स और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रुस्तम कासमी ने बताया था कि ट्रेन 39 कंटेनर्स को लेकर आई थी। उसने 3,800 किलोमीटर का सफर मॉस्को से तय किया। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ये पूर्वी ईरान के सारक्स स्टेशन पर पहुंची थी। ट्रेन ने मॉस्को से अपना सफर 27 जून को शुरू किया था। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी है। खुद रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इसे गेम चेंजर बता चुके हैं। क्यों गेम चेंजर है यह बताने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पुतिन के माइंडसेट, उनके डिसीजंस की वजह समझने के लिए कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक वोलोदिया स्टोरी ऑफ पुतिन को जरूर सुनें। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए भी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस लौटते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो सवाल यह है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। तो इसका जवाब यह है कि एक तो इसका रूट, दूसरा इसके जरिए होने वाला कारोबार और तीसरा इससे होने वाला जबरदस्त आर्थिक मुनाफा। इस नक्शे को आप जरा ध्यान से देखिए। ये जो लाल रंग की लाइन आपको दिख रही है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई है 7,200 किलोमीटर। नक्शे पर आपको ये जो नीली लाइन दिख रही है वो कारोबार का पुराना रूट है। यानी अब तक इसी रास्ते रूस अपना सामान भारत भेजा करता था। रूस से शिपमेंट को भारत तक पहुंचने के लिए लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर को पार करते हुए आना होता था। इसकी लंबाई है 16,000 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि कहां नया रूट 7,200 किलोमीटर का और जबकि पुराना रूट 16,000 किलोमीटर का, कितना बड़ा फर्क है। यानी नया रूट सीधे सीधे 8,800 किलोमीटर छोटा है। पुराने रूट से अगर कोई सामान रूस से चलता था तो भारत पहुंचते पहुंचते उसे करीब 2 महीने यानी 60 दिन लग जाते थे। लेकिन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से यह करीब 30 दिन में ही पहुंच जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि दूरी में करीब 40% की कमी आ गई है, जबकि वक्त में सीधे 50% की कमी है। वहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी लागत की बात करें तो इसमें करीब 30% की कमी हो जाएगी। So it will be much less expensive to transport goods, and it will be much more quick for goods to be able to be sent to certain destinations. This will be very important for Russia. It will allow it to have
much greater access not only to Indian ports, but also the whole of the subcontinent, the west coast and the east coast in particular of Africa. So the expansion of trade for Russia will be immense, and also new capacities will be built or created for countries that want to trade with Iran or through Iran to Central Asia or Russia. समझे आप, ये नया रूट कितने बड़े फायदे का सौदा है, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, अगर सोचिए कि इसमें पाकिस्तान अगर शामिल होता तो क्या होता। पाकिस्तान अगर इसमें शामिल होता तो उसके कारोबार को कितना बड़ा फायदा मिलता, उसको उसकी जो इकॉनमी है उसको कितना बड़ा बूस्ट मिलता। लेकिन पाकिस्तान तो इसमें है नहीं, क्योंकि भारत, ईरान और रशिया ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि उसे इस पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स हुई, या इंटरनेशनल लेवल पर जो कारोबार हुआ, या इंटरनेशनल लेवल पर जो ये नया रूट बना, उससे पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें हम कहीं नहीं है। सो यहाँ पे आके हमें इस चीज को समझना है कि हम अपने आप को क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये चीजें जो है वो जारी बात है एक तकलीफदेह चीज है, हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह जो है वो पीछे रहेगा। सो पाकिस्तान इस जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इससे बाहर है। डिस्पाइट द फैक्ट हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन की बात नहीं करते, लेकिन हमने हिस्टोरिकली अपने आप को इतना सख्त पोजीशन में रखा हुआ है कि हम ना तो इंडियंस को गुजरने देते हैं और ना चाहते हैं उनका हमसे गुजर के भला हो, ना चाहते हैं कि हमारा कोई भला हो वो यहाँ से गुजरे। सो इस माइंडसेट को भी बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो 13 देश शामिल हैं, वो देश आपस में अपनी चीजों को जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो जिसका उत्पादन कर रहे हैं, वो आपस में खरीद और बेच पाएंगे। और साथ ही ये सभी देश सेंट्रल एशिया और इस जैसे यूरोप है, इतने बड़े बाजारों से सीधा इनका संपर्क हो जाएगा और वहां तक ये अपनी चीजें पहुंचा पाएंगे। तो सोचिए कि इकोनॉमिक नजरिए से अगर देखा जाए तो एक कितना बड़ा फायदे का सौदा है। और सबसे बड़ी बात कि जिन सेक्टर्स में इस नए कॉरिडोर के जरिए कारोबार किया जाना है, उन सेक्टर्स में जरूरत की सारी चीजें जो हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इस कॉरिडोर के जरिए मुख्य रूप से 6 सेक्टर्स में कारोबार होना है। यह है मेडिसिन यानी दवाइयां, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अनाज, टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल पॉलीमर्स और पेट्रोकेमिकल्स। इस प्रोजेक्ट में शामिल 13 देशों में से हर देश इनमें से किसी एक सेक्टर का या तो प्रोड्यूसर है या फिर इंपोर्टर है। यानी आसान भाषा में कहूं तो कोई देश इनमें से किसी एक प्रोडक्ट का उत्पादन करता है तो कोई देश उन्हें खरीदता है। तो कौन क्या बेच सकता है और क्या खरीद सकता है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोकेमिकल पॉलीमर्स की। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें खाद भी शामिल है, जैसे पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। इसके प्रोडक्शन में अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान बहुत आगे हैं, जबकि ईरान, भारत और रूस इसे इंपोर्ट करते हैं यानी खरीदते हैं। ठीक ऐसे ही अगर बात करें दवाइयों की तो इसके प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। साथ ही ईरान, अजरबैजान और रूस भी दवाइयों का निर्माता है। तो यहां बनी दवाइयां इस कॉरिडोर की मदद से पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के बाजारों में पहुंचाई जाएंगी। इसके बाद अगर बात करें एग्रो प्रोडक्ट्स की तो इसमें ईरान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स रूस, बेलारूस और पूर्वी यूरोप के मार्केट्स तक पहुंच जाएंगे। अब आते हैं टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा सेक्टर पर। भारत टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी अच्छा खासा मुकाम रखता है। तो भारत के साथ उज्बेकिस्तान और अजरबैजान के प्रोडक्ट भी रूस और यूरोपीय यूनियन तक आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहां पर इनकी है बहुत ज्यादा डिमांड। अब आते हैं अनाज पर। इसमें रूस और कजाकिस्तान को फायदा होगा। उनके यहां से ईरान, भारत, अजरबैजान और मिडिल ईस्ट को सप्लाई पहुंचाई जाएगी। अगर बात करें पेट्रोकेमिकल्स की तो इनका प्रोडक्शन अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। इसका इंपोर्ट रूस, भारत और ईरान करेंगे। रूस इसमें पेट्रोलियम कोक गैस का इंपोर्ट करता है। अच्छा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की अहमियत चीन भी बखूबी जानता है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी वजह से उसके और पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है सीपैक, उसको बहुत तगड़ा डेंट लगने वाला है। इनफैक्ट डेंट लग चुका है। इसके अलावा चीन का जो क्या कहें कि महत्वाकांक्षी परियोजना है उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव,
उसको भी बड़ी चोट पहुंची है और इसीलिए वो जानता है कि इसके जरिए नए ट्रेड रूट से सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होना है तो वो है भारत और ईरान। ईरान की न्यूज एजेंसी है IRNA यानी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी। इसमें इसी 5 जुलाई को इससे जुड़ी खबर पब्लिश की गई जिसकी हेडिंग थी कि चीनी एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान इंटरनेशनल ट्रेड में एक बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। इस चीनी एक्सपर्ट का नाम है होंगदा फान। होंगदा फान शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने IRNA को दिए इंटरव्यू में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट, जास्क पोर्ट और कैस्पियन सी कोस्टल पोर्ट ईरान के लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबार में बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ईरान को भारत, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर सकता है। आपको याद होगा साल 2016 में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेहरान दौरे के समय ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $85 मिलियन के निवेश और $150 मिलियन के कर्ज का ऐलान किया था। चाबहार पोर्ट इस पूरे रूट के लिए बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। आने वाले वक्त में भारत आने वाला हर जहाज इसी चाबहार पोर्ट के जरिए ही आने वाला है। भारत और रूस ने तय किया है कि अगले 10 साल में कारोबार को $30 बिलियन तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत की प्लानिंग सिर्फ इसी कॉरिडोर तक ही सीमित है। भारत का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और यह सिर्फ उस बड़े विजन का एक छोटा सा हिस्सा है। भारत एक साथ इस सारे विजन पर काम कर रहा है। भारत इसमें सेंट्रल एशिया तक कॉरिडोर की बात कर रहा है जो अफगानिस्तान के रास्ते होकर वहां पहुंचने वाला है। तो भारत इस पर भी काम कर रहा है और साथ ही वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नए कॉरिडोर भी अपने पूर्वी देशों में बना रहा है। इस नक्शे को ध्यान से देखिए, यह है भारत का विजन। इसमें उसके करीब करीब सभी पड़ोसी देश शामिल हैं। बस एक देश ही ऐसा है जो इसमें भागीदार नहीं है, वो है पाकिस्तान। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने पूर्व में मौजूद देशों के साथ साझेदारी लगातार बढ़ा रहा है। ताजा मामला बांग्लादेश का है जहां पर चिटगोंग पोर्ट भारत को मिल गया है। फिर वहीं बात हो भूटान की या फिर म्यांमार हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, हर तरफ कोई ना कोई काम भारत कर रहा है जिससे कारोबार बढ़ सके, एक दूसरे के बाजारों का इस्तेमाल किया जा सके। खासकर अफगानिस्तान होते हुए इंडिया सेंट्रल एशिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की प्लानिंग भी चल रही है जिसका पाकिस्तान विरोध करता रहा है। पर यकीन मानिए, पाकिस्तान के विरोध के बावजूद, अफगानिस्तान में इतनी बड़ी उठापटक के बावजूद, अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन के बावजूद ये कॉरिडोर बनेगा जरूर, आप देख लीजिएगा। और आपको पता ही है कि अफगानिस्तान को चीन ने लालच दिया है, ऑफर दिया है कि वो सीपेक में शामिल हो जाए, उस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। लेकिन तालिबान भी जानते हैं कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तालिबान के हालिया कुछ बयानों को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि तालिबान भी भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई हर मदद पर उसने शुक्रिया अदा किया है, फिर वो चाहे गेहूं भेजकर की गई मदद हो या फिर संकट में घिरे अफगानियों को दवाई भेजकर की गई मदद हो। तालिबान ने हमेशा ही भारत को थैंक यू कहा है। यही नहीं, उसने तो अफगानिस्तान की फौज को भारत में ट्रेनिंग देने की बात भी कही है। इससे समझना आसान है कि वो पाकिस्तान को किस नजर से देखते हैं। खैर, ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई जिससे आपको रुख का पता चल सके, क्योंकि हवा का रास्ता किधर है, हवा किधर बह रही है, उसका रुख जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे भविष्य जुड़ा होता है और भविष्य में होने वाली कई चीजों के नतीजे इस रुख से पता चलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो भाई, अगर जवाब आपका हाँ में है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो हर किसी के पास पहुंचे। और जो लोग नए आए हैं डिफेंस डिटेक्टिव पर, उनसे प्रार्थना है कि भाई जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा फौरन आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के एग्रीमेंट पर साइन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत
चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और जो आलोक भाई ने बताया सारा कुछ सबूतों के साथ, वो तो आप लोगों के भी सामने और हमारे भी सामने है। बिल्कुल और जी। बहुत मेहनत करते हैं लोग भाई, उनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें, जी। कमाल की वीडियो बनाते हैं भाई। और इतनी मेहनत करने के बाद वो, मैं कहता हूँ, वो जितना अर्सा तक उनकी रिसर्च पूरी नहीं होती ना उस वीडियो पे, तो वीडियो नहीं बनाते। चाहे वो हफ्ता एक लगे, टॉपिक चुनते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके, चाहे हफ्ता लगे 2 लगे, जब तक वो पूरी प्रॉपर नॉलेज के साथ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते तब तक वीडियो नहीं बनाते। तो भाई बहुत मेहनत करते हैं, उनके चैनल को जरूर विजिट करें और नॉलेजेबल होती है वीडियो, कुछ सीखने को मिलता है। जी। और बाकी जो ये कॉरिडोर बन रहा है भाई, ये पाकिस्तान की जो मोनोपोली थी ना, जिसको पाकिस्तान को जो हमारे सियासतदान है या थी कि हमारे जो लोकेशन है हाँ। उसकी वजह से बड़े एकड़ी खां बने हुए थे। एकड़ी थी, उन्होंने निकाल के सारी अब अपनी निकल मैं गई। में डूबे तो मैं की वजह से आप देख ये हमारे सियासतदान है ना, ये सब ये आकड़ फाकड़ में रहते हैं, ऐसी अवाम को बात चूरन है। देते रहते हैं, लेकिन इकोनॉमी की तरफ इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी ना। इतना इंडिया कितनी बहुत बड़ी मंडी है, ऐसी बात है ऐसी मंडी के साथ भाई, सारे मुस्लिम मोड़ लेना। कंट्री जा रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं ये क्या सारे नहीं कर मुसीबत रहे, है। अफगानिस्तान वाले वो भी तो कर रहे हैं, जो इतनी हमारा बड़ी बिरादर है। तजारती मंडी है, आपके करीब है और आप उसको छोड़कर कहीं और ही जाना चाहते हैं। हाँ। देख लो अब देख लो, कितनी लेकिन ये है कि नालायकी है। ऐसी बात अब है। इस कॉरिडोर से कितने कंट्री फायदा उठाएंगे? 13 कंट्री। जी। अच्छा, मैं भाई साहब, ये मेरा सवाल है कि ईरान के ऊपर तो पाबंदियां लगी हुई थी, तो फिर अगर ऐसा कॉरिडोर क्या बनता है तो क्या अमेरिका इजाज़त देता है कि ईरान के साथ लोग कारोबार इस तरह करें? क्योंकि देखो वो सर बोल रहे थे, जो है चाइनीज एक्सपर्ट, वो बोल रहे थे इंडिया को, ईरान को ज्यादा बेनिफिट है। नहीं, बेनिफिट तो ज़्यादा है। और उस बेनिफिट से वो फायदा उठाए और जब इसलिए इतने उनको मुल्क बुलाया इकट्ठे गया। हो जाएंगे भाई साहब, तो वो मामला पाबंदियों वाला भी हट जाएगा। मेन रास्ता तो ईरान से ही है ना, हाँ, मंतर ईरान इसीलिए के उसको साथ मिलाया है। गया है। और बाकी रशिया, इससे ये है कि इस कनेक्टिविटी से बहुत सारे कंट्रियों को फ़ायदा होगा भाई, और अच्छा है ये। जितने शामिल होंगे हर किसी को अपना हाँ, अपना फायदा सही होगा। बात है। हर कोई इसमें country- किसी एक मुल्क एक का और बात मफाद नहीं है, सबका। जितने शामिल होंगे सबको- सबका लेकिन फायदा वो होगा। सारे कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे ऐसी हैं, बात उनका इस है। वजह से फायदा है। एक्सपोर्ट। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं था, यही था अगर उसको जगह देते हाँ, और रास्ता देते, उससे ऐसे बेनिफिट फायदा ले सकता था ऐसे नहीं है। पाकिस्तान भी। फायदा पाकिस्तान के पास भी बहुत कुछ बहुत एक्सपोर्ट कुछ करने है। के लिए बस है। कपड़ा ही है और क्या है। तो कपड़ा थोड़ा है, खेलों का सामान कितना एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान। देखो वो भी वो तो है। दूसरे कंट्रियों के हिसाब से देखा जाए तो वो कम है, लेकिन इनका अपने कुछ मफाद है, जिसकी अरे वजह से हमारे ये शमूलियत कर हमारे सके। फ्रूट जो है वो भी एक्सपोर्ट होते हैं बाहर के बिल्कुल कंट्री होते में। हैं जी, ऐसी बात। सब्जियां भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं अच्छा भाई, ऐसा तारक नहीं- भाई, ये जो मैप अंदर सर दिखा रहे थे 16,000 किलोमीटर जो जर्मनी फ्रांस ऊपर से होकर आते हाँ। थे, ठीक है ना। अब इससे फायदा तो है। अब ये रूस से आगे जाएंगे यूरोप के अंदर। नहीं, ये रूस के जरिए नहीं, रूस के जरिए इधर ही नहीं, आना। पहले जर्मनी से इंडिया के जो प्रोडक्ट थे जर्मनी फ्रांस से ऊपर से होकर आती थी ना रूस के अंदर, अब ये नीचे वाला रास्ता इस्तेमाल करेगा। हाँ, तो इन फासला कंट्री से- करना अब कम हो इंडिया को जाएगा। अगर जाना है यूरोप के अंदर, हाँ, तो तो क्या वो उधर रूस से- से आगे जाएंगे नहीं? उधर से कैसे निकल आएंगे? सकते हैं ना आगे। ये बात। तो बाकी भाई अच्छा है, एक तो खर्चा बच जाएगा। पहले 16,000 किलोमीटर सफर करते थे, हाँ। अब हो गया 7,200 किलोमीटर। जी। कितना फर्क पड़ा? टाइम कितना बचा? टाइम की बचत। और सबसे मजे की बात यह है कि वो एक जो है एक दफा जो है सामान आ चुका है, पहली शिपमेंट जो है वो पहुंच चुकी है, इंडिया के अंदर। मुंबई पहुंच चुकी है। कमाल हो गया जी। तो एक महीना वैसे टाइम बहुत जल्दी जितना होता है। तो मेरा ये सवाल है भाई साहब, जब अगर इतने कंट्री चलो को ये घुमा के आना है, टाइम पाकिस्तान से तो चलो बच गए, अगर यही रास्ता जो रशिया से पाकिस्तान की तरफ, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर गुजरता, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही कम किलोमीटर, मैं कहता हूं। और ज्यादा कम हो जाए। ऐसे और- ऐसे हो और जाता नहीं, है, बहुत ज्यादा कम। बहुत ज्यादा कम हो अच्छा, जाता है। बहुत इतना जो ज्यादा। सर्कल ऊपर से है वो आधा कट सही जाना बात। था। बहुत फर्क पड़ना था, लेकिन ये पाकिस्तान जो है ये अकड़ में बैठा है। और जब कोई ट्रक गुजरने थे पाकिस्तान से
साफ ज़ाहिर है जब कोई ट्रांसपोर्ट गुजरती है भाई कितने ही तो पैसा कारोबार मिलता- बढ़ना था, कितना ही पैसा मिलता, हो कारोबार सकता है बढ़ना था। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाती, बिल्कुल। 100 रास्ते खुल जाते हैं, 100 चीजें बिकती हैं भाई। बिल्कुल। जब कोई बाहर की कंट्री से आता है, साफ ज़ाहिर है उसने खाना पीना भी होता है, चलो कुछ ना कुछ वो तो तो पाकिस्तान से ईरान आता का- है। कुछ क्यों नहीं, कितने ही ज्यादा फायदे होने थे भाई। सही बात। ईरान और इंडिया का जो मुआहदा था गैस पे अपने, वो पाकिस्तान से अगर गुजरनी था वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि उससे बेनिफिट जो ले सकते थे। लेकिन ये हमारे यार हमारे हुक्मरानों का हुक्मरानों सीन पता नहीं की क्या इनकी है। अपनी सोच पड़ी है, सिर्फ अपनी सीट सियासत बचाने की। कुर्सी से आगे जाए तो भाई मुल्की मफादात के लिए सोचे। इनकी वहां तक प्लानिंग इनकी नहीं। सोच ही वहां तक महदूद है कि यार, इनकी- हमने कुर्सी को पकड़ना है बस। इनकी और प्लानिंग कुछ देखी नहीं है चाहिए। मैंने। तो भाई जो सब भाई मैं कल वीडियो देख रहा था, एक बंदा सिंध के अंदर अपने उसके बच्चे बह गए थे सैलाब के अंदर, वो जिस तरह से वो रो रहा था ना, जब मन कर रहा था बंदा ना, क्या यार मैं पूछ रहा हूँ, भाई साहब हर इतना बड़ा फ्लड आ चुका है, कुदरती आफत आ गई, लेकिन अब हमारे तो बाहर में है ना, हुक्मरानों बाहर दुबई नहीं बैठे ने हैं। हुक्मरानों ने किसी साफी ने किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कौन कोई आवाज मदद को नहीं उठाएगा? गया, आम जनता भी चुप बैठ गई है। पहले होते थे ना कोई ना कोई आफत आती थी, आम जनता बहुत पार्टिसिपेट करती थी, एक दौर था लेकिन हालात ही ऐसे भी आम जनता के ऐसा- पास भी एक भाई हर कोई नफ्सो नफ्सी का अलग ऐसा है। वाकया होता था तो जाते थे हेलीकॉप्टर पर जाना, उनको खाना देना, उनके लिए खाने तब पीने तो का आर्मी सामान। भी जाती थी। आर्मी कोई आर्मी बंदा के नहीं, ट्रक्स आते चीनी थे बाई कोई इधर। बंदा नहीं कर रहा। कोई कुछ नहीं, सिर्फ खबरों वाले बता देते कि भाई पानी आ गया भागो, ऐसी इसके बात। अलावा कुछ भी नहीं। और हर बैग से जो इमदाद तो आती इससे थी, ज्यादा वो भी ना है बैग लिया। से- ये क्या काला होती बैग है? बाग जो डैम है, ये इनसे नहीं बना, इतनी 74 सालों से हुकूमतें आ रही हैं, किसी में इतनी पावर नहीं थी कि वो डैम बनवा सके। सही। वो जिनकी जगह है, जिनकी ज़मीन है, बस वो बनने नहीं देते। और हर साल भाई पाकिस्तान जो है ना, वो 4 पैसे रुड़ता जी कौन है, वो जी पानी में कौन बहता है, गरीब बंदे बहते हैं। गरीब है। गरीब के साथ अमीर भी बहते हैं, लेकिन जो ज्यादा नुकसान ज्यादा होता है, नुकसान तो जिनके गरीबों बेचारों को के घर वो पानी में बह जाते हैं, उनका नुकसान होता है। चलो बड़े तो जिनकी निकल जाते फसलें हैं। तारक भाई तबाह हो जाती हैं भाई। जानवर उनके बह गए हैं, बच्चे बह गए हैं, ऐसी और बात ऊपर से है। जो बीमारी है वो सिंध के अंदर बीमारी थी, वो लम्सी पॉक्स, वो अब जो पंजाब के अंदर भी आ गई। हाँ, इतने जी। जानवर मर रहे हैं ना, आपकी सोच है इतना बड़ा नुकसान। हालांकि ये हुकूमत को चाहिए था सूबा बंदी कर देते थे कुर्बानी के दिनों में, लेकिन उन्होंने जानवर आने दिए जाने दिए, उससे पंजाब का ही बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चलो जी, अब ये मोनोपोली तो खत्म हुई, ये जो टाटा कप बने रहे थे, भाई अब उनको ये तारक भाई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हुक्मरानों को, आम जनते हम भी पीसेंगे उसके अंदर महंगाई पाकिस्तान का अंदर। नुकसान है ना, पाकिस्तान मैं तो के। जो हालात नजर आ रही है, मैं कहता हूँ तो भाई वो कहते हैं ना भागो, तो वो भागने का टाइम है। जो भाग सकता है भाई भागे। ये हुक्मरान सही नहीं करने वाले कोई भी निज़ाम। और बाकी भाई अच्छी लगी वीडियो देख के। और इंडिया के तो भाई जो प्लानिंग थी, लंबी सोच थी, 20 सालों की प्लानिंग थी, वो- छोटी मोटी वो- प्लानिंग थी। ये अपने जो गहरे दोस्त है ना अपने मुस्लिम कंट्री, ये उनसे भी नहीं सीख रहे भी, वो अपने मुआशी को बेहतर करने के लिए किन किन कंट्री का साथ दे रहे, उनके साथ मिलजुल तो कर ये तैयारी करप्शन कर रहे करने हैं। आते हैं, ये मुल्क चलाने थोड़ी आते हैं। हाँ, सारी बात तो यहाँ पर ही खत्म हो इनसे जाती है। हमको ये कहते हैं उनसे हमने क्या तवक्को करनी है तवक्को आपने? ऐसे घटिया लोगों से करनी ही नहीं चाहिए। चलो जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि, और हाँ ये जरूर बताइएगा कि ईरान के ऊपर तो पाबंदियाँ लगी हुई थी, तो क्या वो इस कॉरिडोर में कैसे काम फिर कर सकता है। जी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।